यूरोप और रशिया, दुनिया का ये वो क्षेत्र है जो शांति की तरफ जाता तो दिखता है लेकिन आती नहीं है शांति। अब एक नए मोर्चे की तैयारी हो रही है। पुतिन नया मोर्चा खोलने वाले हैं। खबर ऐसी है, अभी ये सूत्रों के हवाले से है, लेकिन अगर ये खुला मोर्चा तो पूरा नाटो, पूरा पश्चिमी यूरोप रूस के एक मिसाइल के पूरे केंद्र में होगा। मतलब आप ये कह लीजिए कि एक मिसाइल उड़ेगी और पूरे नाटो को, जो नाटो की सुरक्षा तंत्र है, तबाह कर देगी। और पुतिन इसे कहते हैं कि ये मेरा वो सपना है जो 1991 में टूट गया था। मतलब जब वो रूस, जिसे हम एक समय पर यूएसएसआर कहते थे, या फिर कहिए दुनिया का दूसरा शक्ति का ध्रुव कहते थे, लेकिन वो 1991 में बिखर जाता है। और उसका बिखराव पुतिन ने अपनी आंखों के सामने देखा था। और उस टाइम वो इंटेलिजेंस में थे और बर्लिन में ही मौजूद थे जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। और उसका दंश आज तक उनके मन में है और ये दंश वो झेल रहे थे, लेकिन अब वो अपने उस मिशन के बहुत करीब जा रहे हैं। मतलब ग्रेटर रूस कहें या नया सोवियत संघ कहें, ये तो आने वाला समय बताएगा कि उसे क्या संज्ञा मिलती है। लेकिन दुनिया जहां तक ये सोच रही थी कि यूक्रेन ही पुतिन का एक टारगेट है, लेकिन नहीं, पुतिन ने एक नया टारगेट निर्धारित किया है। और ये नया टारगेट पूरी तरीके से रूस को नाटो देशों में प्रवेश दे देगा। अगर ये टारगेट हिट होता है तो आज वर्ल्ड वॉरियर में चर्चा इसी बात की कि क्या पोलैंड अगला टारगेट होगा रूस का, और उसके लिए तैयारी पूरी कर चुके हैं पुतिन। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात तो ये समझने वाली है कि हम सब ये देख रहे थे कि रूस यूक्रेन के जंग के बीच शांति आने वाली है, त्रिपक्षीय वार्ताएं होने वाली, लेकिन कुछ दिन पहले शनिवार को इस पर भी विराम लगा दिया गया कि कोई त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होने वाली, शांति की कोई। तो अब इसके पीछे ये जो नई खबर आई है पोलैंड को लेकर, इसके पीछे क्या मानसिकता है पुतिन की? क्या ये जो मानसिकता ग्रेटर रूस बनाने की दिशा में ये सबसे बड़ा पहला कदम होगा, या फिर आप ये मान के चलें, हम ये मान के चलें कि ये उनका एक सपना, या फिर जो उनके सामने विखंडन हुआ था सोवियत संघ का, उस विखंडन को वो इस मिशन के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी बात ये समझना है कि आखिर रूस का पोलैंड से कनेक्शन क्या है। और ये रूस इसलिए पोलैंड के साथ, ये मतलब आप समझिए वो प्लान इसलिए वो पोलैंड का बन रहा है। वजह आप समझिए 18वीं सदी में जो पोलैंड था वो रूस का हिस्सा था। उस समय रूस और ऑस्ट्रिया ने मिलकर पोलैंड को नक्शे से मिटा दिया था। मतलब पोलैंड था ही नहीं दुनिया के नक्शे पर, उसको बांट दिया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय पोलैंड को लगा कि उसे आज़ादी मिलेगी, लेकिन उस समय भी आज़ादी नहीं मिली। रूस का कब्जा रहा पोलैंड पे और केजीबी की वहाँ पे ताकत थी, बोलने की मनाही थी। तो पोलैंड एक लंबे वक्त से आप समझिए कि इनका सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से रूस के साथ उनका मनमुटाव रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं कि रूस क्या चाहते हैं, देखिए यूक्रेन पर तो रूस जब चाहेंगे कब्जा कर लेंगे। 3 साल हो गया से बम गिर रहा है, यूक्रेन तबाह हो रहा है, क्राइमिया की तरह तबाह हो रहा है, कुछ नहीं मिलना। लेकिन रूस इसलिए चाह रहे हैं पोलैंड में एंटर करना कि पोलैंड जो है नेटो का द्वार है, जैसे आप कह चुके हैं। वजह इसलिए कि देखिए पोलैंड अगर यूक्रेन में एंटर करना है नेटो कंट्रियों को, तो हंगरी रास्ता नहीं, सबसे बड़ा रास्ता है पोलैंड। क्योंकि पोलैंड ही एक ऐसा देश है जो नेटो में सबसे मजबूती के तौर पे है, मजबूत देश माना जाता है। और पोलैंड ही है जो रूस के साथ, मतलब रूस के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। और किसी देश में वैसी ताकत नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस बहुत दूर है, जो यूक्रेन के सबसे नज़दीक है वो पोलैंड है। इसलिए रूस चाहता है कि किसी तरह पोलैंड को कमज़ोर किया जाए। अब देखिए यह भी खबर आ रही थी कि जो रूस का सबसे करीबी है लुकाशेंको, जो बेलारूस के हैं जी, उन्होंने वहाँ ओरिसैनिक मिसाइलें तैनात कर दी है। करीबन 10 ओरिसैनिक मिसाइल तैनात की है, बैलिस्टिक मिसाइल, जो भारत के ब्रह्मोस की तरह है।
5500 किलोमीटर रेंज है और रूस का दावा है, पुतिन का खासकर दावा है कि ऑरिसेनिक मिसाइल का हवा में मारना नामुमकिन है। इसका मतलब है, ये मैसेज क्लियर है कि बेलारूस में ऑरिसेनिक मिसाइल की तैनाती पोलैंड के लिए और यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खासकर नेटो के लिए। तो रूस जब चाहेंगे वो नेटो पर हमला बोल सकते हैं। तो मतलब ये हम मान के चलें कि नेटो के माध्यम से हम मान के चलें कि जो पूर्वी यूरोप पहले जो यूएसएसआर का पार्ट था, हाँ, उस पूर्वी यूरोप को फिर से पुतिन चाहते हैं कि मेरे फेवर में आए। जिस प्रकार से यूएसएसआर के समय कालखंड में पूरा का पूरा पूर्वी यूरोप उनके अधीन था और उन्हीं की विचारधारा का, उन्हीं की सामाजिक विचारधारा का, राजनीतिक विचारधारा का अनुसरण करता था। और आज के समय पर जब से बर्लिन की दीवार गिरी, बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद जिस प्रकार से पूर्वी यूरोप पर पश्चिमी यूरोप ने और अमेरिकी विचारधारा ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो ये हम मान के चलें कि उस टीस को, वो जो टीस थी पुतिन के मन में, वो टीस इस मिशन के माध्यम से और पोलैंड के दरवाजे के माध्यम से। और सर एक कुछ हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमारे बीच में एक वो बात भी आई थी कि जो बेलारूस है उसके माध्यम से पुतिन एक मानव घुसपैठ करवाते हैं, इमिग्रेंट। तो इस पॉलिसी का क्या है वहां पर कि रूस में क्या यूरोप में ऐसी कोई पॉलिसी है कि अगर इमिग्रेंट वहां पहुंच गए तो क्या वहां से इमिग्रेंट्स को निकाला नहीं जा सकता? देखिए, जब भी इमिग्रेंट क्राइसिस हुई थी दुनिया में, सब जानते हैं मिडिल ईस्ट के देश, जो भी देशों से, सीरिया से जितने लोग भागे थे, उन्हें कोई किसी इस्लामिक देश ने रास्ता नहीं दिया। रास्ता किसने दिया? सबसे पहले जर्मनी ने अपनी सीमाएं खोली। तो जो नेटो के देश हैं, जो यूरोपियन कंट्री हैं, उनमें मानवाधिकार को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। वहाँ की आम जनता भी मानती है कि हम जो लोग सीमा पे खड़े हैं, जिनको घर नहीं है, हम उनको आश्रय देंगे, भले जर्मनी इसमें बर्बाद हो गया हो। लेकिन पोलैंड भी इस बात का समर्थक था। लेकिन जब से वहाँ राइट विंग पार्टी आई है डोनाल्ड टस्क की, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में ये कहा है कि हम अपने आप को शरणार्थी वाला स्थल नहीं बनने देंगे। और इसी वजह से उन बेलारूस ने क्या इस्तेमाल किया? बेलारूस ने सीधा टर्की से सस्ती फ्लाइटें कर दी। तो जितने सीरिया और ये सब रेफ्यूजी थे, उन्होंने पैसे जमा किए और टर्की से सीधा इस्तांबुल से उड़ते थे, बेलारूस पहुंचते थे। बेलारूस से उन्होंने पूरी सीमाएं, उन्होंने रास्ते पे बजाबते अपने पुलिस तैनात कर दिए थे, वो उनको रास्ता दिखाते थे, वो पोलैंड की सीमा पहुंचे। अब आप समझिए, रूस नहीं जा रहे हैं, वो बेलारूस से होते हुए पोलैंड की सीमाओं पर जाके वहाँ एकदम तोड़म ताड़ी कर रहे हैं। सीमा बॉर्डर पे जो फेंसेज हैं उसको तोड़ रहे हैं, पोलैंड में घुसने की होड़ है। और समस्या ये है पोलैंड के साथ, जो इमिग्रेंट हैं, जो बच्चे वहाँ आ रहे हैं, जो महिलाएं पहुँच रही हैं, आप उस पर गोली नहीं चला सकते और आप उनको अपने जेल भी नहीं ले आ सकते। पोलैंड में शरणार्थी वाला कोई ऐसा जो कैंप होता है वो भी नहीं है। तो बेलारूस ने इसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी की थी। और दूसरी बात मैं आता हूँ कि आखिर रूस पोलैंड से चाहता क्या है। देखिए, पोलैंड जो है एक तरह का सैन्य हब है। अमेरिका जितने भी हथियार यूक्रेन के लिए भेज रहा है, वो सारे हब हैं रूस पोलैंड में। पोलैंड के साथ उनका सेनाभ्यास होता है। पोलैंड में उन्होंने सारे बड़े बड़े ड्रोन और मिसाइल सिस्टम और तमाम तरह के एयरक्राफ्ट उन्होंने सब पोलैंड में तैनात किए हैं। तो जब पोलैंड मजबूत होगा तो यूक्रेन को हिम्मत बढ़ेगी। और रूस यही चाहता है, पुतिन यही चाहते हैं कि पोलैंड कमज़ोर पड़े। पोलैंड की दीवार टूटी, मतलब आप समझिए जैसे बर्लिन की दीवार टूटी थी, तो ये पोलैंड जो रास्ता है रूस के नेटो में घुसने का, वो बहुत बड़ा दरवाज़ा है। अगर रूस ने इसको विजय पा लिया तो फिर नेटो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, नेटो को ख़त्म करना। मतलब ये हम मान के चलें कि अगर पोलैंड फतेह हुआ तो पूरे नाटो को फतेह करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये समझने वाली बात है कि आने वाला टाइम कैसा होगा ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि समय का जवाब समय के पास होता है। लेकिन ये विचार का विषय है कि अगर ऐसा हुआ तो जहां पूरी दुनिया शांति की तरफ जा रही थी, जहां ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगा और दुनिया शांति की तरफ जाएगी, अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन पुतिन का साफ कहना है कि मेरे मामले में किसी तीसरे का कोई इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए। और इस चीज़ ने और इस नई खबर ने जो अभी हमने आपको बताई कि बेलारूस के माध्यम से पोलैंड पर जो मिसाइली आक्रमण की तैयारी चल रही है, अगर ये होता है तो क्या एक नए यूएसएसआर का उदय होगा? क्या दुनिया में फिर से एक नई शक्ति बनेगी, नया शक्ति स्तंभ बनेगा जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम था? क्या फिर दुनिया दूसरे कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हम आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म
कड़क को मजबूत बनाएंगे, हमारे शो वर्ल्ड वॉरियर को आगे बढ़ाएंगे और इसे बहुत सारा प्यार देंगे और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि ऐसे कौन से अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं जिन पर आप चाहते हैं हमसे डिस्कशन, और हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनमें से एक विषय को उठाएंगे हमेशा हर हफ्ते, जिससे कि आपके विषय को भी हमारे प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी और इससे हमारा और आपका रिश्ता और मजबूत होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।